नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं इस बाल विकास में हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट को, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। ठीक है। इसमें हम समझेंगे कि बच्चों का आनुवंशिकता और वातावरण से कैसे जुड़ा होता है, उनकी बौद्धिक क्षमता और उनका जो शारीरिक विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण से कैसे जुड़ा होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पहले हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम क्या होता है। ठीक है। ये कहाँ से किसके द्वारा जो बातें निकल के आई और किन किन्होंने इसको खोजा, इसके बारे में हम पहले समझते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं वंशानुक्रम को यानी कि हेरिडिटी को। वंशानुक्रम की समानताओं एवं विभिन्नताओं की उपस्थिति का प्रारंभिक अभ्यास ग्रीस के देश दार्शनिक पाइथागोरस और अरस्तु के विचारों में मिलता है। यानी कि वंशानुक्रम की जो समानताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, वो प्रारंभ में ग्रीस के देश के जो दार्शनिक थे पाइथागोरस और अरस्तु, उनके विचारों से मिलता है। यानी कि वंशानुक्रम जो है इन समानताओं और विभिन्नताओं को जो ग्रीस के दार्शनिक पाइथागोरस और अरस्तु है, उनके विचारों से हमको देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर के प्रमुख पादरी ग्रेग जान मेंडल वंशागति वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। ठीक है। तो जो वंशानुक्रम जो हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम की जो समानताएं विभिन्नताएं हैं, वो प्रारंभ में हमें ग्रीस के देश, वहाँ के दार्शनिक पाइथागोरस और अरस्तु के विचारों से देखने को मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में जो प्रमुख पादरी थे जॉन मेंडल, उन्होंने वंशागति की मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवंशिकता का नींव डाला। ठीक है। 1865 में जॉन जो पादरी थे, जॉन ग्रेग मेंडल, उन्होंने आधुनिक आनुवंशिकता की नींव डाली। ठीक है। 1865 ईस्वी में। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहली आधुनिक आनुवंशिकता की नींव किसने डाली, तो ग्रेग जॉन मेंडल वंशागतिका का जो है मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवंशिकता का नींव डाली। ठीक है। 1865 में। ठीक है। इसके बाद अगला है ग्रेग जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के जंतु सिद्धांत की खोज के लिए उन्होंने मटर, जिसकी जंतु वैज्ञानिक नाम पाइसम स्टाइओम को चुना। ठीक है। उन्होंने आनुवंशिकता सिद्धांत 1886 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न में छपी। ठीक है। यानी कि जो ग्रे मेंडल जी हैं, उनकी आनुवंशिकता जो जंतु का सिद्धांत था, उन्होंने एक मटर पर खोज किया। उस मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम स्टाइम था। ठीक है। और उन्होंने 1886 में इस आनुवंशिकता सिद्धांत को एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न में छपी थी, यानी कि जो बुक थी उसमें छपी थी। ठीक है। तो जो आधुनिक आनुवंशिकता का नींव डाला उन्होंने, उनके नाम थे ग्रेट जॉन मेंडल। ठीक है। और 1886 में इस आनुवंशिक सिद्धांत का प्रस्तुत किया। तो यहाँ से जो है वंशानुक्रम की खोज हुई कि कैसे कैसे चीजें जो माता से पिता से बच्चों में देखने को मिलती है, हमें वंशानुक्रम की खोज की उत्पत्ति यहाँ से हमको देखने को मिलती। ठीक है। ग्रेग जॉन मेंडल के द्वारा। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वंशानुक्रम की खोज या आनुवंशिकता की नींव किसने डाली, तो ग्रेग जॉन मेंडल ने। कब डाली, तो 1886 में आनुवंशिकता का सिद्धांत एक एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न में छपी थी, बुक के अनुसार। ठीक है। तो ये वंशानुक्रम का जो इस प्रकार से खोज हुआ। ठीक है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला क्या है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। लेकिन प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। यानी कि जो ग्रेग जॉन मेंडल ने खोज की थी, उन्होंने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 34 वर्ष बाद जो ह्यूगो डी ब्रिज यानी कि हॉलैंड के थे, और कार्ल लॉरेंस जो कोरेंस जो जर्मनी के थे, उनके प्रयासों से ग्रे जॉन मेंडल की वंशानुगति सिद्धांत को मान्यता मिली और ग्रे जॉन मेंडल को वंशानुगत नियम का जनक माना जाता है। ठीक है। यानी कि जब ग्रे जॉन मेंडल ने 1886 ईस्वी में आनुवंशिकता की जो खोज की थी, उस समय जो वैज्ञानिक थे उस पर ध्यान नहीं दिए थे। लेकिन 34 साल बाद हुगो डी ब्रिज यानी हॉलैंड के थे, और कार्ल कोरेंस जो जर्मनी के थे, उनके प्रयासों से ग्रेग जॉन मेंडल को वंशानुगति के सिद्धांत की मान्यता मिली। और ग्रेग जॉन मेंडल ने वंशानुगतिका का नियम का जनक माने जाते हैं। ठीक है। यानी कि इनको उन लोगों ने 34 साल बाद
मान्यता दिया कि ये वंशानुगति के नियम के जनक हैं, यानी ग्रींज एंड मेंडल जो है वंशानुगति नियम के जनक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वंशानुगति यानी कि हेरिडिटी किस तरीके से आई और किस तरीके से खोजी गई, ये हेरिडिटी ग्रींज एंड मेंडल के द्वारा जानी जाती है। ठीक है, अब उनको श्रेय मिलता है। ठीक है, और हम देख लेते हैं अनुवांशिकता कि अनुवांशिकता क्या होती है। ठीक है, तो अनुवांशिकता का तात्पर्य है शारीरिक और मानसिक गुणों की संरचना से होता है, यानी कि जो अनुवांशिकता होता है जो शारीरिक और मानसिक गुणों की संरचना से होता है। यानी कि जब हम किसी बच्चे या किसी पुरुष में देखते हैं कि उसका नाक का बनावट, उसके माथा का ललाट, या उसकी बौद्धिक क्षमता उसके पिता या माता से मिलता जुलता है, तो जो चीजें मिल रही है उसी को हम अनुवांशिकता यानी कि शारीरिक और मानसिक गुणों की संरचना कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसके माता पिता से हमको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, उसी को अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, जो माता और पिता के बच्चों के जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, वातावरण से तात्पर्य वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो अनुवांशिकता है यानी कि जो अनुवांशिकता है वो जीन्स के द्वारा, बच्चों के माता पिता के जीन्स के द्वारा वो बच्चों में प्रवेश करता है। ठीक है, जिसके अनुसार बच्चे अपने माता पिता की बौद्धिक क्षमता या मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता उनमें हल्का हल्का दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे बच्चे का नाक हुआ, कान हुआ, थोड़ा थोड़ा माँ और पिता से मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वातावरण क्या है कि वातावरण जो आसपास के जो प्रवेश होते हैं और यहाँ की जो माहौल होती है उसको हम वातावरण कहते हैं। वातावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कि जो वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है वो है परिधन आवरण, यानी कि परि का मतलब होता है कि चारों ओर, यानी कि चारों ओर, और आवरण से मतलब होता है कि घिरा हुआ। ठीक है, ठीक है, और आवरण का होता है, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। ठीक है, घिरा हुआ। ठीक है, घिरा हुआ। ठीक है, और आवरण का होता है घिरा हुआ, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, इस प्रकार पर्यावरण और वातावरण का अर्थ है कि जो चारों ओर से ढके। दूसरे शब्दों में वातावरण से तात्पर्य उन सभी तरह की उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भ धारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करते हैं। यानी कि वातावरण का जो तात्पर्य होता है वो चारों तरफ से घिरा हुआ, यानी जो उसके आसपास की जो माहौल है वो चारों तरफ से उससे घिरी हुई है, बच्चे उससे सीखता है, जानता है। ठीक है, जो गर्भ धारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करती है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाती है वो चीजें उसको प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए कि आसपास का पड़ोस रहेगा तो वहां की चीजों को सीखेगा, समझेगा, जब तक उसका जन्म होगा या जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाएगी उन चीजों को वो लगातार अपने जीवन में सीखता रहेगा। ठीक है, अपने आसपास के पर्यावरण से। ठीक है, कोई भी उद्दीपन या घटना व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक वातावरण से तभी सम्मिलित मानी जाती है जब वो व्यक्ति को प्रभावित करती है। यानी कि जो घटना होती है आसपास की, उससे घटना से बच्चे चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, उससे उत्प्रेरणित होते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, तो ये व्यक्ति को वातावरण प्रभावित करता है। ठीक है, तो वही वातावरण और जो मानसिकता है दोनों बच्चों को विकास करने में प्रभावित होते हैं। जैसा वातावरण, जैसे मान लीजिए कि वहाँ के जो भी बाहर के आसपास का वातावरण रहेगा या जो भी बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, वो सब वातावरण से ही सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, जीन्स जो है उनकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को तय करता है और जो सोचने की क्षमता है वो आसपास के लोगों से देखने को मिलता है बच्चों में। ठीक है, तो इसलिए वातावरण और अनुवांशिकता को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें है कि व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार और अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों ही अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी कि जो व्यक्ति की व्यवहार होते हैं वो व्यवहार उनके अनुवांशिकता और वातावरण दोनों तय करता है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से व्यक्ति का व्यवहार होगा उसके माता पिता के मिले जीन्स के द्वारा और उसके वातावरण के मिले व्यवहारों के द्वारा उसका व्यवहार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जहाँ का बच्चा जिस परिवेश में रहेगा उसकी व्यवहार उस तरीके से दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि जिस घर का परिवेश शांत माहौल का है, अच्छा चीजों को सिखाने वाला है, तो उस घर का जो बच्चा होगा वो शांत व्यवहार का होगा और उसकी जो क्रियाएं होंगी या उसकी जो चाल चलन होगी वो अच्छे ढंग से होगी। ठीक है, वो अच्छी तरीके से प्रस्तुत करेगा दूसरे के सामने। ठीक है, तो ये आनुवंशिकता और परिणामों का मेल होता है। ठीक है, आनुवंशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का नियंत्रण होता है तथा वातावरण से उसकी रचनात्मक चहदीवारी के अंतर्गत व्यवहार
कि एक निश्चित दिशा में विकसित करता है। यानी कि जो उसकी अनुवांशिकता होती है उसकी व्यवहार की रचना करती है। जैसे मान लीजिए कि माता पिता शांत स्वभाव के होंगे, और तो उसके द्वारा जो बच्चे से मिली हुई जीन्स या उसकी अनुवांशिकता वो शांत स्वभाव की होगी, और जो उसका वातावरण यानी कि जो उसकी जो आसपास के वातावरण या चारदीवारी होगी उसके अंतर्गत उसको व्यवहार निश्चित करेगा कि किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से सीखना है, कौन सी भाषा सीखनी है। ये उसकी विकास को उसकी वातावरण तय करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों बच्चों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है मानव के विकास के अनेक कारकों द्वारा होता है। यानी कि मानव का जब विकास होता है अनेक कारकों द्वारा होता है। ठीक है, प्राणियों के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिक दो प्रमुख कार्यों पर जोर देते हैं। ठीक है, यानी कि मानव का विकास जो होता है अनेक कारकों से होता है। ठीक है, लेकिन प्राणियों के विकास व्यवहार अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिकों ने दो प्रमुख कारणों पर जोर दिया। ठीक है, वो कारण है पहला वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। यानी कि इन्हीं चीजों से जो है बच्चों का या जो भी एक व्यक्ति होता है उनका व्यवहार का विकास होता है। ठीक है, वंशानुक्रम मतलब उसके माता पिता के जीन्स से द्वारा उसकी जो व्यवहार होती है, उसकी जो शरीर की पर्सनालिटी होती है, यानी कि शरीर की जो उसकी चाल चलन होती है उसकी जीन्स के द्वारा आता है। और वातावरण उसकी भाषा को तय करता है, और उसकी बोलने की एक्टिविटी को तय करता है, और उसके रहन सहन को तय करता है। ठीक है, वंशानुक्रम यह जन्मजात एवं प्राकृतिक जन्य होता है। यानी कि जो वंशानुक्रम होती है ये माता पिता से जन्मजात और प्राकृतिक से मिलता है। ठीक है, जो वंशानुक्रम होता है बच्चों को। ठीक है, और वातावरण क्या होता है कि अर्जित एवं पोषित आधारित होता है। यानी कि वातावरण को अर्जित एवं पोषित आधारित होता है। यानी कि वातावरण जो है अर्जित होता है, यानी कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो जिस वातावरण में रहता है उसको अर्जित करता है, उसमें रहता है, उन चीजों को सीखता है। ठीक है, लेकिन जो वंशानुक्रम है वो जन्मजात मिली होती है। यानी कि जब बच्चा भ्रूण में होता है और जैसे जैसे वो जन्म लेता है तो जन्म लेने की जो प्रक्रिया और भ्रूण होने की प्रक्रिया होती है उसमें जीन्स होता है बच्चों की माता पिता से मिला हुआ उसका आनुवांशिकता गुण होता है, जीन्स होता है, जिसके वजह से बच्चे में उसकी आंख नाक कान या जो भी उसकी बौद्धिक क्षमता होती है उससे माता पिता से मिलती है। और वातावरण जो है उसकी जहाँ बच्चा पैदा होता है वहाँ की जो इन्वायरमेंट होता है उससे चीजें सीखता है, तो वो अर्जित और पोषित होती है। ठीक है, वहाँ पोषण होता है। जैसे मान लीजिए कि जिस परिवेश में बच्चा रहेगा वहाँ किस प्रकार का भोजन मिल रहा है, किस प्रकार की खाने की व्यवस्था है, उससे उसकी शारीरिक बनावट तय होगी। ठीक है, और सोचने की क्षमता तय होगी। ठीक है, जैविक मनोवैज्ञानिक इन वंशानुक्रम को और अधिक महत्व देते हैं। यानी कि जो जैविक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते थे पहले, लेकिन धीरे धीरे जब क्या हुआ कि वातावरणीय मनोवैज्ञानिक जो थे वो बालकों के विकास में वातावरण को अधिक महत्व देते थे। यानी कि जो वातावरण वैज्ञानिक थे वो केवल वातावरण पर बल देते थे, और जो जैविक मनोवैज्ञानिक थे वो वंशानुक्रम पर बल देते थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे वो बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के योगदान को स्वीकार करते हैं। यानी कि जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है वो बच्चों के विकास के लिए वातावरण भी जरूरी है और वंशानुक्रम भी जरूरी है। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बालक है जिसके माता पिता से उसके गुण मतलब कि उसकी स्किन गोरा हो गया, उसका आंख अच्छी तरीके से हो गया, उसके जो रंग आंख का रंग है वो भूरा है, और बच्चे की जो बाल है घुंघराले हैं, तो ये जो चीजें मिल रही है उसके माता पिता से मिल रही है। ठीक है, माता पिता या उसके आने वाले पुराने पीढ़ियों से मिल रही है। लेकिन जो उसकी सोचने की, बोलने की या उसकी जो भाषा होगी वो वहाँ के वातावरण से तय होगी। यानी कि जहाँ उसके वातावरण के आसपास के लोग जिस तरीके से भाषा प्रयोग कर रहे होंगे, जिस तरीके से बोल रहे होंगे, वहां से वो बच्चे भाषा को सीखेगा और व्यवहारों को सीखेगा। तो ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बच्चों को सीखने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं दो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा, उनका मत क्या था। तो मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का मत है कि उन्होंने कहा कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है। यानी कि जो बीज होता है, छोटा सा बीज, उसमें वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है। ठीक है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित होता है। यानी कि जो बीज होता है उसमें वृक्ष बनने की क्षमता निहित होती है, लेकिन वो वातावरण तय करेगा कि किस तरीके से उसका विकास होगा, कि वो पतला होगा, कि बड़ा होगा, मोटा होगा। ठीक है, वो उसका इन्वायरमेंट तय करेगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक के अभाव से वृक्ष के समुचित ढंग से विकसित होना संभव नहीं है। यानी कि दोनों नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए वृक्ष भी नहीं रहेगा और वातावरण भी नहीं रहेगा, तो
उसका विकास संभव है, असंभव है, मतलब कि सुनिश्चित नहीं है, अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अच्छे पोषण से अच्छे फल मिलेंगे, जबकि कुपोषण से निम्न स्तर के ही फल मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वुडवर्थ का कहना था, जैसे मान लीजिए कि कोई बीज है, और बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, लेकिन जब तक उसको अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, वातावरण का मतलब कि जब तक उस जिस खेत में उसको हम उगाने वाले हैं, उसमें जब तक अच्छी तरीके से उसको जुताई, गुड़ाई, बुनाई, पानी नहीं डालेंगे, उसका अच्छे तरीके से देखभाल नहीं करेंगे, तो अच्छी जो है फलदार वृक्ष नहीं देगा, और अच्छी तरीके से उसका जो तना है वो विकसित नहीं हो पाएगा, अच्छी तरीके से उसमें फल नहीं लग पाएंगे। तो इस तरीके से उनका कहना जो है कि अच्छे फल के लिए और अच्छे उसकी शाखाओं को विकसित होने के लिए उसकी इन्वायरमेंट जरूरी है, तथा जो बीज है वो भी जरूरी है। तो दोनों चीजें जरूरी है एक अच्छे बीज को एक अच्छे वृक्ष बनने में, ठीक है। ये वुडवर्थ का कहना है, ठीक है। और बीएन झा के शब्दों में क्या कहते हैं वो, कि वंशानुक्रम में व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है, ठीक है। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों को योगफल है। वंशानुक्रम एक अमूर्त तथा जैविक दृष्टि से अत्यंत जटिल धारणा है। तो इस तरीके से जो है दो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया वंशानुक्रम को और वातावरण पर, ठीक है। इसके बाद अगला हम इसमें देखते हैं कि अगला है इसमें कि वंशानुक्रम के सामान्य नियम क्या है, यानी कि वंशानुक्रम के सामान्य नियम क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला है वंशानुक्रम के सामान्य नियम में अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम, ठीक है। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ठीक है। इसमें दूसरा आता है समानता का नियम, ठीक है। तीसरा है बीज कोष के निरंतर का नियम, ठीक है। चौथा है प्रत्यागमन का नियम। पांचवा है चयनित गुणों का सिद्धांत। छठवा है मृत पितृपक्ष का नियम, ठीक है। यानी माता के गुण माता के द्वारा कुछ हमको जीन्स देखने को मिलता है, पिता के पक्ष के द्वारा जीन्स देखने को मिलता है। इन्हीं जीन्सों से बच्चों का जो है चेहरा के बनावट, नाक का रंग या बालों का रंग हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये कहा जा रहा है वंशानुक्रम के सामान्य नियम के अनुसार। और चौथा सातवां है संयोग का नियम, ठीक है। तो ये वंशानुक्रम के सामान्य नियम है, जिसमें अर्जित गुणों का संक्रमण, समानता का नियम, बीज कोष का निरंतर का नियम, प्रत्यागतम का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, मातृ पितृपक्ष का नियम और संयोग का नियम, ये चीजें हमको वंशानुक्रम सामान्य नियम में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है विकासवादी सिद्धांत के समर्थक, यानी कि जो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है लेमार्क, उन्होंने अर्जित गुण के संक्रमण के नियम को सार्थक करते हुए कहा कि व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वो उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। लेमार्क ने कहा कि जिराफ पशु के गर्दन पहले घोड़े के समान होते थे, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबे हो गए, और बाद में उसकी लंबी गर्दन एक गुण अगली पीढ़ी के संक्रमित होने लगी, ठीक है। यानी कि लेमार्क विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में कुछ भी अर्जित किए जाते हैं वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्ति के संक्रमित करते हैं। यानी कि इनका कहना था, जैसे मान लीजिए कि पहले जो जिराफ थे, वो जिराफ जो है पहले घोड़े की तरह उनका जो गर्दन रहता था, लेकिन उनको खाना नहीं मिलने के कारण, भूख प्यास लगने के कारण जिस क्षेत्र में रह रहे थे उनको संघर्ष करना पड़ता था चीजों को खाने के लिए, और अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ता था। इस तरीके से वो जो है लंबे कालखंड के अनुसार, मतलब काफी समय बीतता गया, उनको संघर्ष करना पड़ा खाने के लिए। पेड़ ऊंचे थे, उनको गर्दन को ऊपर करना पड़ता था। इस तरीके से जो है धीरे धीरे उनका गर्दन लंबा होता गया, और जब गर्दन लंबा होता गया तो उनका जो जीन्स होता गया दूसरे जीन्स में ट्रांसफर होते गए। जैसे मान लीजिए कि जब उन्होंने अपना दूसरा बच्चा दिया, तो उनकी जो लंबा गर्दन के बच्चे थे उनका जीन्स दूसरे बच्चे में आया, और उनका जो गर्दन है वो लंबा होता चला गया। तो इस तरीके से जो है लेमार्क ने कहा कि इस तरीके से जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रक्रिया होती है वो बदलती गई, ठीक है। उनका कहना यह था, ठीक है। इसके बाद अगला है कि वंश सूत्र क्या होता है, ठीक है। वंश सूत्र इनकी क्रोमोसोम। अगला है वंश सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो वंश सूत्र को हम समझ लेते हैं। तो मानव जाति में वंश सूत्र कुल 46 संख्या होती है, यानी कि जो हम जीन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, वंश सूत्र होते हैं, ठीक है। उसमें जेनेटिक कोड होते हैं, जो अगले पीढ़ी या अगले जो बच्चे होते हैं
उनमें ट्रांसफर होते हैं और उन्हीं से माता पिता के गुण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जो तेज जुड़े होते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है कि वंशानुक्रम में कुल संख्या वंशसूत्र की यानी कि क्रोमोसोम की कितनी होती है, तो 46 होती है और 23 जोड़ी होती है। ठीक है, एक्स जो है वंशसूत्र जो है लंबे छड़ी नुमा होता है, यानी कि जो एक्स है वो छड़ी नुमा होता है। ठीक है, और वाई जो है वंश जो छोटे होते हैं वो गोल होता है। ठीक है, वाई जो है गोल होता है और एक्स जो है छड़ी नुमा होता है। ठीक है, जो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ठीक है, माता के अंडे में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो माता का अंडा होता है, ओवम होता है, उसमें केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं, और जो पिता का शुक्राणु होता है उसमें एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है माता में के अंडे में जो है गुणसूत्र एक्स पाया जाता है और पिता के शुक्राणु में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका कहना है कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया में जब माता का अंडा और पिता का शुक्राणु जब मिलते हैं, तो उस शुक्राणु में जब माता का यक्ष और पिता का यक्ष शुक्राणु मिलते हैं, तो उससे क्या होता है कि लड़की का जन्म होता है। ठीक है, और जब उस निषेचन की प्रक्रिया में माता के अंडे से एक्स और पिता के शुक्राणु से वाई वंशांकरों में यानी क्रोमोसोम मिलते हैं, तो उससे लड़का पैदा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक्स एक्स जो मिलते हैं तो उससे लड़की पैदा होता है, और जो एक्स वाई मिलते हैं तो उससे लड़का पैदा होता है। ठीक है, और वंशांकुर यानी क्रोमोसोम 46 होते हैं, जिसमें 23 जुड़े होते हैं। एक्स जो होती है छड़ीनुमा होती है और वाई जो होती है गोल होती है। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला इसमें है कि लड़कों के अधिक जन्म लेने का कारण संभवतः एक्स गुणसूत्र की तुलना में वाई गुणसूत्र कुछ हल्का होना होता है, यानी कि जो लड़के होते हैं उनके अधिक जन्म लेने का कारण होता है कि जो एक्स गुणसूत्र होते हैं वाई की तुलना में कुछ हल्के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हल्के होने के कारण लड़कों का अधिक जन्म लेना कारण होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि वंशानुगत और वातावरण ये मानव व्यवहार को तय करता है, यानी कि वंशानुगत और वातावरण दोनों मानव व्यवहार का तय करता है। ठीक है, शिक्षा के जगत में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व है। क्या महत्व है इसको देख लेते हैं। तो आधुनिक शिक्षा जगत में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है, अतः बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले इन दोनों ही कारकों का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि जब हम बच्चों को कुछ चीजें सिखाने जाते हैं, विद्यालय में सिखाया जाता है, तो सिखाने से पहले उन बच्चों के उसकी जो है वंशानुगत और वातावरण दोनों को हम परख रखते हैं कि उसके घर के जो आने वाले जो परिवार है कैसे हैं, उसका वातावरण कैसे है, ताकि जब हम बच्चों के घर परिवार के लोगों के बारे में समझ पाएं और उसके वातावरण समझ पाएं, तो उसको सुधारने में हेल्प कर पाएं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा कोई नटखटी है, अच्छी तरीके से उसकी भाषा नहीं बोल पा रहा है, तो बच्चों को हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके उनको सिखाएंगे, समझाएंगे कि बच्चे का कौन सी भाषा बोलना है, किस तरीके से प्रवेश करना है। वातावरण जो है और वंशानुक्रम जो उसी घर के परिवार की स्थिति है या घर की जो लोग हैं वही तय कर पाएंगे कि कैसे बनना है। मतलब कि बच्चों को सिखाना है, समझाना है, ये शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसकी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। ठीक है, तो इससे बच्चा जो है अच्छी तरीके से जब उसका वातावरण और वंशानुक्रम को देखकर हम लोग उसको अच्छी तरीके से सिखाएंगे, समझाएंगे, तो बच्चे अच्छी तरीके से विकास कर पाएंगे। ठीक है, अगले इसमें कि बालकों को वंशानुक्रम से कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती है जो सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय है। इन अवांछनीय प्रवृत्तियों या तत्वों पर ध्यान देकर उन विकसित होने से पहले समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि बालकों में वंशानुक्रम में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां जो पाई जाती है जो सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय है। ठीक है, इन अवांछनीय प्रवृत्तियों के तत्व पर ध्यान देकर उन विकसित होने से पहले हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला है कि क्रोमोसोम एक विशेष संरचना होती है जिसे हम जीन कहते हैं। इन्हीं जीन्स के द्वारा माता पिता के गुण उसके बच्चे में प्राप्त होते हैं। ठीक है, पिछले हमने बताया कि जीन्स क्या होती है, तो जीन्स के द्वारा ही बच्चे की जो है आंख, नाक, कान, उसके बाल उसके तय होते हैं कि ये माता पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जीन्स के द्वारा ही बच्चे के माता पिता से गुणें मिलती हैं। ठीक है, अब ये जीन्स दो प्रकार के होते हैं, दो जैविक अणु होते हैं। ठीक है, डीएनए होता है, डी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, वास्तव में जीन्स द्वारा अनुवांशिक गुणों का संरचना होता है। ठीक है, यानी कि जो वास्तव में जीन्स होते हैं उसी में
माता पिता के जो गुण होते हैं उनकी संरचना होती है, उसी से दूसरे बच्चों में ट्रांसफर होती है और उनके जो गुणों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम नोट में देख लेते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नोट में है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया लिंग संग्रह रोग जो है वंशानुगत रोग मानी जाती है, यानी कि वर्णांधता एवं हीमोफीलिया रोग जो है और लिंग संग्रह रोग है, ये वंशानुगत से हमको देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि माता पिता में कोई हीमोफीलिया है या वर्णांधता है, तो वो दूसरे व्यक्ति में या दूसरे बच्चे में ट्रांसफर होता है, तो ये वंशानुगत से ट्रांसफर होता है। ठीक है, वर्णांध जो है व्यक्ति के लाल और हरा रंग भेद नहीं कर पाता है, यानी कि जो व्यक्ति वर्णांध से ग्रसित है उसमें लाल और हरा रंग का भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, इसे प्रोटीन दोष या डेटोलिज्म डेटो डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति होता है वर्णांध से ग्रसित होता है वो व्यक्ति लाल और हरा रंग को भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसे हम प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि वर्णांध से व्यक्ति कलाकार, डिजाइन या सज्जा कलाकार या रेलवे जहाज, कार आदि ड्राइवर नहीं बन सकता है। यानी कि जो व्यक्ति वर्णांध है, यानी कि उसको रंगों का भेद नहीं कर पाता है, हरा रंग लाल रंग भेद नहीं कर पाता है, वो डिजाइनर, सज्जा कलाकार या रेलवे जहाज, कार आदि को नहीं ड्राइवर नहीं बन सकता है। ठीक है, गोरी प्रजातियों में लगभग 8% और काली प्रजातियों में 4% मानव इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें स्त्रियां केवल 1/10 और 1/5 होती है। ठीक है, वर्णांधता का वर्णन जो है सबसे पहले हॉर्नर ने 1886 में किया था। ठीक है, तो इसको हम समझ गए। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला जो है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। तो हेमोफीलिया एक यह भी मनुष्य की एक लिंग संगला रोग होता है जो वंशानुगत होती है, यानी कि ये भी जो है लिंग संगला रोग होता है जो वंशानुगत हमको देखने को मिलती है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति में चोट आने पर औसतन 2 8 मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है, यानी कि जब बच्चे या कोई किसी व्यक्ति का हाथ कटता है तो हम समांतर देखते हैं कि 2 या 8 मिनट में खून जो है बहना बंद हो जाता है, थक्का जम जाता है। ठीक है, जिससे जो खून बह रहा है या रुधिर बह रहा है वो बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन हेमोफीलिया जो रोग होता है कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं जम पाता है और रुधिर बराबर बहता रहता है, इसलिए इसको रक्त स्रावण रोग भी कहते हैं, जो शीघ्र उपचार न होने के कारण रोगी मर भी सकता है। ठीक है, यानी कि जो हेमोफीलिया होती है ये लिंग संग्रह रोग होता है जो वंशानुगत चला आता है। ठीक है, यानी कि किसी माता पिता में हेमोफीलिया रोग हुआ होगा तो वो उसके बच्चों में ट्रांसफर होता है, तो बच्चों को भी रोग पकड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है हेमोफीलिया में कि समानता हम देखते हैं कि जब हाथ और पैर कटता है तो उससे खून बहता है और खून बहने के दौरान 2 4 8 मिनट में खून का थक्का जम जाता है और खून बंद हो जाता है बहना। लेकिन हेमोफीलिया जो रोग होता है इसमें क्या होता है, कि खून बहता रहता है। ठीक है, और खून बहने के दौरान अगर उसको शीघ्र उपचार नहीं मिलेगा तो व्यक्ति उससे मर भी सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हेमोफीलिया रोग वंशानुगत से ट्रांसफर होता है, एक माता पिता में जो वंशानुगत से ट्रांसफर होकर बच्चों में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज हमने हेरिडिटी एनवायरनमेंट के बारे में समझा कि बच्चे के हेरिडिटी एनवायरनमेंट की जरूरत होती है और जो है आनुवांशिकता बच्चों में क्या तय करता है और वातावरण बच्चों में क्या तय करता है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पहले वातावरण को केवल माना, कुछ ने केवल आनुवांशिकता को माना, लेकिन जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक आए तो उन्होंने आनुवांशिकता और वातावरण दोनों को माना कि दोनों होने चाहिए जिससे बच्चे का विकास होगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा और अच्छी तरीके से समझ पाए कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की वो आवश्यक है। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।